नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आर्यों के जनजातीय संघर्ष के बारे में चर्चा की थी कि भाई आर्यों की किन किन कबीलों के या किन किन जनजातियों के साथ में संघर्ष किया था, चाहे वो क्षेत्र विस्तार के लिए हो या उत्तराधिकार के लिए, ठीक है ना, अधिकार के लिए। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जाना था। आज जो हम जानेंगे वो ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल के अंतर्गत कौन सा आता है? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक, ठीक है, मैं लिख देता हूं क्योंकि भाई देखो, हमने हर वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि वैदिक काल, ऋग्वेद काल नहीं, वैदिक काल, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो हम जानने की कोशिश करते हैं, पूर्व वैदिक काल में हम जानते हैं ऋग्वेद काल के बारे में, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। उसके बाद में आर्णयक हो गए, उपनिषद हो गए, इनके उपवेद हो गए, ठीक है ना, इनके बारे में हम जानेंगे। ऋग्वेद काल के बारे में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल का जो समय है वो 1500 से लेकर यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में जितने भी धर्म और इनके जो उपवेद, आर्णयक, उपनिषद, कल्पसूत्र, ये जो आते हैं, इनका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व में क्या, 16 महाजनपदों के पूर्व तक का समय जो है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम जानते हैं। आज जो हम जानेंगे ऋग्वेद काल के बारे में जानेंगे, यानी पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। और उसमें भी हम किसके बारे में जानेंगे? तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। किसके? आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। भाई अगर हम बात करें आर्यों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, ये किस प्रकार से समाज में रहते थे, इनका जो समाज था उस समाज के अंतर्गत इनके क्या क्या क्रियाकलाप थे, ठीक है ना। तो समाज में जो व्यक्ति रहेगा तो उसे उसकी पहचान किस प्रकार से होगी, ठीक है ना, उसका परिवार क्या होगा, परिवार का शासन किस प्रकार से होगा, और परिवार में जो जितने भी बाकी सदस्य हैं तो परिवार की प्रथाएं क्या कौन कौन सी थी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। किसके? आर्यों के। तो देखो, जो सामाजिक संगठन का आधार था, आर्यों के सामाजिक संगठन का आधार क्या था? कुल या गोत्र। तो इसमें परिवार में क्या होता था है, सामाजिक संगठन का जो आधार होता था, मैं लिख देता हूं। देखो, सामाजिक संगठन का आधार क्या होता था? कुल या फिर गोत्र। कुल वो होता है जिसमें मनुष्य जन्म लेता है, जिससे मनुष्य की पहचान होती है, ठीक है ना। भाई कुल तो होता है परिवार, और गोत्र होता है किस वंश के अंतर्गत उसने जन्म लिया है। तो क्या था? सामाजिक संगठन का जो आधार था ऋग्वेद काल में आर्यों का कुल या गोत्र था। और समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी? मैंने आपको बताया, परिवार। आधारभूत इकाई क्या थी? तो जो परिवार की आधारभूत इकाई जो थी परिवार थी, समाज की क्या थी? परिवार था। आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार। भाई व्यक्ति की पहचान क्या होगी? कुल और गोत्र से। अब इनकी आधारभूत जो इकाई हुई समाज, किससे बनेगा? वो परिवार से बनेगा। तो आधारभूत इकाई क्या थी उस समय? परिवार थी। अब परिवार के मुखिया, आर्यों के समय में जो परिवार था उस परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? परिवार के मुखिया को, ठीक है ना, मुखिया, मुखिया को क्या कहा जाता? कुलुप या गृहपति, क्योंकि घर का अधिकारी था, या तो उसे कुलप, कुलप और गृहपति, ठीक है। परिवार के मुखिया को क्या क्या बोला जाता था? कुलप या गृहपति, आर्य समाज के अंतर्गत बोला जाता था। समाज
किस प्रकार से था? तो जो समाज था पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब है कि समाज पर पिता का अधिकार, यानी जो समाज था उस समाज में जितने परिवार थे, जिनके जो मुखिया कुलप या गृहपति थे, वहां पर पिता की यानी पिता की शासन व्यवस्था ज्यादा चलती, यानी परिवार में पिता की शासन चलता था। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि शासन चलता था, किसका चलता था? तो पिता का। तो समाज किस प्रकार से हुआ? समाज पितृसत्तात्मक, जो कि आज भी हमारे आधुनिक समय में देखने को मिलता है। अब उस समय क्या थे भाई? ऋग्वेद काल के समय में परिवारों को जोड़कर क्या बनता था? समाज। परिवारों को जोड़कर बनता था गांव, और गांव को जोड़कर क्या होते थे? उन्हें क्या बोलते? कबीले। क्या बोलते? और कबीलों को जोड़ने के बाद में क्या बनता था? तो विष बनता था। विष यानी कबीलों को जोड़ने, जैसे कि आप आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो परिवारों, गांव के परिवारों को जोड़कर देखो गांव बना, और बहुत सारे गांवों को जोड़कर जिला, और जिलों को जोड़कर जनपद, सॉरी राज्य। तो उसी प्रकार उस समय भी क्या था? तो वहां उस समय जो थे आर्य के समाज, जो इनकी व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी? तो देखो वहां पर कबीले, कबीलों को हमने पिछली वीडियो में भी हमने बताया है कि कबीलों को कहा जाता था जन। क्या था? कबीले थे। और कबीलों को क्या कहा जाता था? तो जन कहा जाता था। ठीक है ना? अब परिवार रहते थे कबीलों में, और कबीलों को कहा जाता जन। जन हमने बताया कि 5 जन थे। ठीक है ना? 5, क्योंकि आज हम जानेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है ना? तो सामाजिक व्यवस्था की ही हम आज चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बारीकी से। देखो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। ठीक है? अब होता क्या है? कबीले थे, कबीलों को कहा जाता था जन, सभी को पता है। अब इसका उल्लेख ऋग्वेद में जन का 275 बार आया। कितनी बार आया? 275 बार। ठीक है ना? 275 बार किसका आया? जनों का उल्लेख आया। ठीक है जी। इसके बाद अब इन जनों को इकट्ठा करने के बाद में बनते थे विष। ठीक है ना? एक तरीके से जो मैंने अभी बताया। और विष का उल्लेख कितनी बार आया है? तो 170 बार। ठीक है? तो 170 बार किसका उल्लेख आया ऋग्वेद में? विष का। बात करें अब आर्यों की, सामाजिक व्यवस्था की बात चल रही है, तो देखो आर्यों के, मैंने आपको बताया आर्य किस प्रकार से थे। तो आर्यों के वर्ण की बात करें, आर्यों की पहचान क्या थी? उनका रंग। उनका रंग उनकी पहचान थी, क्योंकि आर्य बाहर से आए थे। बहुत सारे इतिहासकारों में इस बात को लेकर बहुत सारे अलग अलग मत भी हैं। ठीक है ना? अब मत है तो आर्य कहां से आए थे? बाहर से। ज्यादातर इतिहासकारों के मत हैं, यहां तक कि हमारे देश के इतिहासकार भी जो थे, चाहे वो विदेशी हो या देशी, सभी के अलग अलग मत हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि इनके वर्ण की अगर मैं बात करूं, आर्यों के रंग की, तो इनका जो वर्ण यानी रंग जो था, कैसा था? गोरा। कैसा था आर्यों का? मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया। तो इनकी अगर मैं वर्ण की बात करूं कि आर्यों का वर्ण क्या था, तो वर्ण मतलब होता है रंग। तो इनका क्या था? रंग कैसा था आर्यों का? गोरा रंग। गोरा। ठीक है? इनका वर्ण जो था यानी गोरा रंग, रंग भी लिख देता हूं। ठीक है? तो आर्यों का जो वर्ण था, रंग था, वो गोरा था। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो भारत में उस समय रहते थे, तो उनका रंग कैसा था? उनका वर्ण क्या था? उनका जो वर्ण था, उनका वर्ण काला, यानी काला रंग था उनका। किसका? भारतीयों का, जो मूल निवासी थे। ये कौन थे? ये थे आर्य। ठीक है ना? ये तो आर्य थे, और ये कौन थे? अनार्य। अब आपको पहचान होगी होगी। मैंने रंग के आधार, क्योंकि पहले रंग के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण थे 4, सभी को पता है। अब अगर बात करें आर्यों की, तो देखो वर्ण के आधार पर ये 4 व्यवस्था थी। ठीक है ना?
लेकिन उस समय अनुवांशिक ना होकर क्या थे, ये जो आर्य बटे हुए थे, ये किस चीज में बटे हुए थे, तो ये जो आर्य बटे हुए थे, ये बटे हुए थे व्यवसाय के आधार पर। पहले कोई जातिवाद नहीं था, जातिवाद देखने को भी नहीं मिलता था उस समय, जातिवाद के बारे में कोई जानता भी नहीं था ज्यादातर, ठीक है ना। हालांकि ऋग्वेद के आखिर में 4 वर्ण देखे गए, वर्ण देखे गए थे, क्योंकि वर्ण जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अंत में जुड़ाया, शूद्र को ऋग्वेद काल के अंत में देखा गया। तो पहले क्या थे, 3 वर्ण थे, और इन तीनों ही वर्णों का व्यवसाय के आधार पर, किस पर, व्यवसाय का, लिख देता हूं, व्यवसाय के आधार पर ये 3 भाग थे, ठीक है ना। वर्णों को व्यवसाय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। अब कौन कौन से थे वे, वो थे ब्राह्मण, मैंने आपको बताया व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य। ये आप नोट कर लेना। तो वर्ण क्या थे, वर्ण व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर। तो 3 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पुरोहित, यहां लिख देता हूं, ब्राह्मण कौन होते थे उस समय, पुरोहित, पुरोहित। क्षत्रिय कौन थे, योद्धा, योद्धा। क्षत्रिय कौन थे, ठीक है ना, क्षत्रिय कौन थे, योद्धा। वैश्य कहते आम, आम जनता, ठीक है, आप ऐसे भी जान सकते हो। तो ऋग्वेद काल में व्यवसाय के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी ब्राह्मण पुरोहित, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो 3 आधार पर थी, पुरोहित, योद्धा और आम जनता, आप ये भी कह सकते हो। बात इसके बाद में करो, देखो ब्राह्मणों को क्या क्या काम था, विद्या लेना देना, ठीक है ना, हवन, पूजा, ये सारे काम ब्राह्मणों के, अध्यापन करना और अध्यापन शिक्षा देना, शिक्षा का कार्य जो था वो ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों का काम क्या था, उनका काम था योद्धा का काम। योद्धा का काम क्या होता है वो सभी जानते हो, एक वर्ण व्यवस्था की बात, सामाजिक व्यवस्था की बात हम ऋग्वेद के दौरान की हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, इनका जो काम था शत्रुओं से, यानी आंतरिक शत्रु हो या बाह्य शत्रु हो, उनसे क्या था, जन यानी कबीलों की रक्षा करना, तो वो कौन कहलाए, वो हो गए योद्धा। आम जनता, आम जनता के काम आप सभी को जानते हो, तो आम जनता जो थी वो वैश्य कहलाई, ठीक है। अब इन सभी का एक दूसरा मत भी है कि भाई क्या वाकई में ये वर्ण व्यवस्था इनके आधार पर ही थी। तो देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इस कितने, 10वें मंडल में लिख दे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वां मंडल किसका, ऋग्वेद का। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के द्वारा, कौन सा पुरुष था, तो इसमें कहा गया है विराट पुरुष, यानी विराट पुरुष के द्वारा ये 3 वर्ण व्यवस्था बनाई है। तो विराट पुरुष के द्वारा क्या था, विराट पुरुष के द्वारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह कहा गया है कि विराट पुरुष के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। अब चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई किसने की, वो विराट पुरुष ने की। अब विराट पुरुष के मुख से, इसमें क्या दर्शाया गया है कि विराट पुरुष के मुख से कौन पैदा हुए थे, तो ब्राह्मण, ठीक है, विराट पुरुष के मुख से हो गए ब्राह्मण, ठीक है। और भुजा से क्या हुआ, क्षत्रिय,
ठीक है, और जांघों से हो गया वेश्य। और पैरों से कौन हो गया? शूद्र। ठीक है ना। तो विराट पुरुष के द्वारा ये ऋग्वेद के मंडल में कि वर्ण व्यवस्था का जो नियम यानी वर्ण व्यवस्था जो शुरू होती है वो इस प्रकार होती है कि 10वें मंडल में विराट पुरुष के द्वारा इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई और उसमें ये चीज सारी है। अब पहले क्या थे? पहले थे 3 वर्ण। मैंने आपको बताया पहले क्या थे? 3 वर्ण। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। मैंने दूसरा मत भी आपको बता दिया कि भाई 4 वर्ण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। अब चौथा वर्ण जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि चौथा वर्ण, ये जो चौथा वर्ण है, लिख देता हूं इसके सामने, पैरों से कौन हुआ था? शूद्र। ये था चौथा वर्ण। चौथा वर्ण, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 10वें मंडल के 10वें मंडल के 10वें मंडल के क्या हुई थी? 10वें मंडल के अंत में। ठीक है ना। चौथा वर्ण जो जुड़ा ऋग्वेद में, वो चौथा वर्ण 10वें मंडल के अंत में जुड़ा। ठीक है भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।